हूँ। और जो मुझे पुश करने वाले जो मुझे लोग हैं ना, वो बहुत ही गंदे लोग हैं, जो मुझे कभी रुकने ही नहीं देते। मैं अर्जुन अवार्डी बन चुकी हूँ, कॉमनवेल्थ में भी मेरे 2 मेडल है, एशियन गेम्स में भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। पर लेकिन एक जो चाह है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो वेलकम दिव्या काकरन मैम, इट्स एन ऑनर आपको यहाँ बुला के। थैंक यू। अगर मैं आपसे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जाने की, आपका बचपन कहाँ बीता, कौन से शहर से पले बड़े हो आप? मैं गांव पुरबालियान में पैदा हुई थी और मेरा जिला मुजफ्फरनगर है। और बहुत ही छोटी थी मैं, मतलब 3-4 साल की थी। हम बचपन में ही मतलब दिल्ली आ गए थे हम, क्योंकि मेरे जो पापा है वो दिल्ली में उस टाइम पे कुश्ती कर रहे थे। तो हम दिल्ली में ही बचपन से रहते हैं, और मैंने कुश्ती की स्टार्टिंग भी दिल्ली से ही करी है। अरे बहुत बढ़िया, फैमिली रेसलर। जी। दादा वगैरह भी आपके? मेरे दादाजी भी पहलवान थे, मेरे परदादा भी अरे पहलवान थे, और मेरे भाई ने भी पहलवानी करी है, मेरे पापा ने भी पहलवान, मतलब हमारी चौथी पीढ़ी है जो पहलवानी कर रही है। पर उन सब की मेहनत जो उन्होंने मेरी जो 4 पीढ़ियों ने करी है, वो मेरे पे आके लगी है। जो इतनी मेहनत उन्होंने करी है, वो नाम अब आके हुआ है। मेहनत बिल्कुल उनकी बिल्कुल बहुत है, वो खून में आ जाती है ना पहलवानी, तो बिल्कुल बस वही आ गया था। ऐसे सोचा नहीं था पापा ने कि पहलवान बनाना है, पर लेकिन गाँव में ना एजुकेशन थी, ना ही गेम को लेके कुछ था। तो बचपन में मेरी मम्मी ने खुद नहीं पढ़ी थी, वो आए तो यहाँ पे पढ़ाई के पर्पज से मेरी मम्मी जो लाई दिल्ली थी में। दिल्ली में, अच्छा अच्छा। कि बच्चों को पढ़ाना है, कि मेरी मम्मी खुद नहीं पढ़ पाई थी। मेरे पापा ने सोचा कि मैं पहलवान नहीं बन पाया, तो मेरे बच्चों को मैं पहलवान बनाऊंगा। तो दोनों की सोच थी कि बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना है, तो बस मम्मी पापा यहाँ दिल्ली में लेके आ गए, और फिर हमने बचपन में ही अपनी पहलवानी शुरू कर दी। अरे बहुत बढ़िया मैम, बहुत। और मतलब क्या कहते हैं कि आपके फादर जो थे वो फ्री स्टाइल करते थे, मड वाली या हाँ जी मैट जी। वाली शुरू हो गई थी? नहीं नहीं, वो मिट्टी वाली करते मिट्टी थे। वाली करते थे, मैट ठीक। पे भी करी उन्होंने, पर लेकिन वही बताया मैंने कि रिजल्ट मेरे अच्छा। मेरे पे आके उनके चले हैं, अरे मतलब यार, जो रिजल्ट आया है वो 4 पीढ़ी का, वो भगवान उनके आशीर्वाद से मुझे ही मिला है सारा रिजल्ट, बिल्कुल इनके बिल्कुल। मेहनत का। बहुत बढ़िया। एक्चुअली उनको ना फिर वो भी बड़ा लगता है कि जब दादा बाप लोगों को ना फिर प्राउड भी बड़ा होता है जब जी जी। उनके करा हुआ हम कुछ कर देते हैं। मतलब जब मैं रेसलिंग करती थी, तो मेरे दादाजी चाहते थे कि मेरा भाई जो बड़े वाला देव, कि वो पहलवानी करे। वो उसको बहुत सपोर्ट करते थे। पर लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो सिर्फ मुझे कराने लग गए, क्योंकि उनको मतलब दिखने लग गया कि देख ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा, ग्रोथ आपकी बहुत बढ़िया जा रही थी हाँ उसमें, जी ठीक हाँ है। जी। मतलब मेरे भाई को भी कराते थे, मुझे भी कराते थे, हम दोनों को अखाड़े में साथ लेके जाते थे। पर लेकिन फैमिली इशू था पहले से ही, थोड़ा लो क्लास से आते हैं, मतलब कोई भी बैकग्राउंड नहीं था हमारा, ना गांव में कोई जमीन थी, और कर्जा और था मेरे पापा के ऊपर, मेरे दादा के ऊपर, मतलब कि बहुत ही बैकग्राउंड से थे हम। फिर मेरे पापा ने कहा कि या तो दिव्या पहलवानी कर सकती है या देव कर सकता है। तो मेरे भाई ने उस टाइम पे काफी मतलब हिम्मत दिखाई और समझदारी दिखाई 7-8 साल की उम्र में। जब बच्चे सोचते हैं कि हाँ हमें ऊपर बढ़ना है, उस वो टाइम 7-8 साल की उम्र के थे हाँ जी, वो क्या? 8 या 9 साल का ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो तब मेरे पापा ने कहा कि भाई तू धीरे धीरे करता रहे, पर लेकिन जो ज्यादा फोकस है वो दिव्या पे है, दिव्या को बनाने के लिए। तो उसने कहा मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी इसको कराऊंगा। और जब धीरे धीरे और बड़े हुए, 12-13-14 साल के, फिर तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दी, फिर तो उसने कहा कि ठीक है। सिर्फ अब मैं दिव्या को ही कराऊंगा। तो मेरा यहाँ तक पहुँचने में मेरे बड़े भाई देव का बहुत सहयोग है। उसने, जब बच्चा ये सोचता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा वो बनूंगा, तब उसने ये सोचा मेरी बहन ओलंपिक में जाएगी, मेरी बहन एशियन गेम्स में जाएगी, मेरी बहन डीएसपी बनेगी, मेरी बहन रेलवे में जॉब करेगी। तो तब उसके ये सपने थे मेरे लिए। आपकी उम्र कितनी थी और उस टाइम? मैं भी 12-13 साल की थी। अच्छा, वो 9 साल के थे, आप 12-13 साल के थे? नहीं नहीं, मतलब अच्छा वो मेरे से 2 साल बड़े हैं। अच्छा पर अच्छा अच्छा। लेकिन तो आप जब सात, आपने शुरू हाँ सात जी, साल की साथ उम्र में ही में? शुरू करा था हमने, हम दोनों ठीक ने ठीक। साथ में। वो बस एक एक साल या 6 महीने पहले लग गए थे। पर लेकिन हम बचपन से ही साथ है, और साथ ही मैंने उसको देखा है पहलवानी करते हुए, बहुत शीट प्रैक्टिस करता था, बहुत रस्से चढ़ता था। पर उस टाइम पे फिर मेरे दादाजी ने भी मुझे पहलवानी कराई है, वो मुझे सुबह ही 4 बजे खड़े लेके जाते थे। और मैं भी उनको सुबह उठाती थी, पहले 3:30 बजे उठा देती थी। तो उनको ये दिखता था कि हाँ दिव्या के अंदर एक करने की चाह है, कुछ बनना चाहती है। क्योंकि मेरे दादा मुझे नहीं उठाते थे, मैं उनको उठाती थी कि उठो और प्रैक्टिस पे चलो। मैं उनको चाय देती थी, पहले पहले उठाती थी, उनको तैयार करती थी, फिर खुद तैयार होती थी। तो उनको दिख गया था कि ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ऐसे ही है, अब भी है और हमेशा रहेगा। ये ना रेजन ने मेरे को आपके बारे में बात कही थी, आपके जसपूरन के बारे में, कि आपको ना इश्क है रेसलिंग से, उन्होंने यही बोला था शब्द।
कह रहा कि दिखता है जो जिनको प्यार होता है ना, वो एक वो दूसरे रेसलर आए हैं जो मजबूरी से भी आते हैं बहुत, हाँ जी। कि उनकी फैमिली में और कुछ नहीं पता तो रेसलिंग कर रहे हैं। तो कईयों की मजबूरी होती है, कईयों का इश्क भी होता है। वो कह रहे हैं वो इश्क वाला आगे निकलता है। ये बात रेजा ने बोली वो थी। ऐसे ही मुझे जब भी देखते हैं मुझे यही बोलते हैं, क्योंकि देखो मुझे, मैं अर्जुन अवार्डी बन चुकी हूँ, कॉमनवेल्थ में भी मेरे 2 मेडल है, किसी के तो एक भी नहीं होते, पर भगवान के आशीर्वाद से मेरे बिल्कुल। 2-2 ब्रॉन्ज मेडल है। एशियन गेम्स में भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। पर लेकिन एक जो चाह है ना वो भी खत्म नहीं हो रही है। और देखो शादी भी हो चुकी है, इंसान ये सोचता है कि चलो शादी होगी, अर्जुन अवार्ड मिल गया, हाँ, तहसीलदार की नौकरी मिल गई, अब खत्म हो जाए। रिटायरमेंट हो जाती है। पर लेकिन वो सच्चा प्यार ही है जो अब तक मुझे, जो जिसने मुझे चंडीगढ़ पहुंचा दिया है पहलवानी के लिए, कि कहीं ना कहीं मुझे चाह है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, बन सकती हूँ। और जो मुझे पुश करने वाले जो मुझे लोग हैं ना, वो बहुत ही गंदे लोग हैं, जो मुझे कभी रुकने ही नहीं देते। मुझे मतलब ये होता है कि कोई इंसान होता है, बहन भाई है, पति पत्नी है, एक दूसरे को पुश करते हैं, चलो ठीक है हो जाएगा, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं। पर मेरे पीछे तो भगवान ने हाथ धो के 2-3 बंदे ऐसे पड़ा रखे हैं कि वो जब तक मैं बन नहीं जाऊंगी मेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। नाम ले दो आप। पहले नंबर पे तो मेरी दोस्त है नीना, दूसरे नंबर पे मेरे हस्बैंड है, और तीसरे नंबर पे मेरे पापा है। वो ये तीनों मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं कुछ बनूंगी नहीं। जैसे मैं 2-3 दिन के लिए रेस्ट भी लेती हूँ, तीसरे दिन मुझे ये हो जाता है कि प्रैक्टिस करनी है मुझे। कितने दिन हो गए प्रैक्टिस नहीं करी, इंजॉय कर ले, कहीं चले जाए, घूम ले, खा पी ले, रेस्ट कर ले, A to Z सब कुछ कर ले। लास्ट में जो घूम के आता है ना दिमाग में, जो हर टाइम चलता रहता है, वो प्रैक्टिस चलती रहती है कि दिव्या प्रैक्टिस नहीं हुई, जाना है, प्रैक्टिस पे जाना है। एक दिन पहले तो नींद ही नहीं आती कि सुबह प्रैक्टिस पे जाना है, इतने दिन हो गए प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ 2 ही दिन ऐसे हो जाता है। तो ये सच्चा प्यार ही है जो अब तक मुझे यहाँ तक लेके आ रखा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आप अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसे मिले उनसे? हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि अभी मेरी शादी होगी है, ऐसा कुछ। बस ऐसे ही सुबह का टाइम था, मेरे पापा मेरी जो फूफा जी से, मेरे फूफा जी है उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने नॉर्मली बताया कि एक लड़का है ऐसे ऐसे करके, और उसकी उसका रिश्ता किसी और लड़की के लिए आया है। फोटो मेरे पास आया, पर मुझे दिव्या के लिए पसंद है। फिर पापा ने बोला दिव्या तो अभी करेगी नहीं, अभी तो खुद ही 23-24 साल की, अभी कोई उसका इरादा नहीं है। बोले कि एक बार देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बस देख लिया, फिर चट मंगनी पटवी है, ऐसे ही वो हो भी मेरे गया। ख्याल एथलीट है ना? हाँ जी, वो बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर है, हाँ राइट राइट, जी, मैंने देखा था, बहुत बढ़िया। तभी हमारी बन रही है। हाँ, नहीं तो फिर चांस ही नहीं था कि वो कुछ। समझते हैं वो आपको। समझते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अब भी मैं कोई तीज त्योहार हुआ तो लोग जाते हैं, वो मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि तुम जाओ, तुम साड़ी पहनो, तुम बाल कटाओ, तुम लड़के की तरह क्यों हो, तुम लोअर क्यों पहने, मतलब कुछ भी नहीं। A to Z एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं। कभी ये नहीं, हमारी चाहे बात होए या ना हो, ये नहीं है कि बात करनी करनी है, क्यों नहीं बताया प्रैक्टिस पे। जैसे होता है ना कपल का कि मुझे बता के नहीं गए, ये मुझसे पूछ के वहां नहीं गए, मैं उनकी तरफ से फ्री हूँ, वो मेरी तरफ से फ्री है कि भाई अपने 4-5 साल है, वो भी अपने गेम पे दे रहे हैं, मैं भी अपने गेम पे लगा रही हूँ, फिर इकट्ठे साथ ही रहना है पूरी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। और मतलब आप अभी यहाँ पे चंडीगढ़ कैसे, मुजफ्फरनगर, फिर दिल्ली, पहले आप मेरे को लगता है प्रैक्टिस मुजफ्फरनगर करते होंगे हाँ अखाड़े में, जी। फिर दिल्ली आके कंटिन्यू हुई थी वो? हाँ जी, दिल्ली आके मुजफ्फरनगर तो बहुत ही कम, मतलब गए वहां तो अच्छा, सिर्फ कम है। हाँ जी, मतलब वो तो जिला है मेरा, तो वहां पे सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, बस ऐसे ही मेरे पापा जाते थे तो उनके साथ जाते थे जब पहले जाते थे। अच्छा अच्छा। फिर दिल्ली में ही मैंने ग्रुप पहना था, अखाड़े से ही मैंने कंटिन्यू पहलवानी करी है। अभी मैं वहीं के नाम से लड़ती हूँ, वहीं के नाम से खेलती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ मुल्लापुर अखाड़े में, वो भी कोच की वजह से, क्योंकि कोच काफी सपोर्ट करते हैं। और जो गोलू पहलवान जी है, रवि पहलवान जी है, वो भी उन्होंने मतलब इतने पैसे लगा के हम बच्चों के लिए वो जो कोच ला रखे हैं यहाँ पे, नहीं तो बिल्कुल। इंडिया के कोच भी मिल सकते हैं, उनको क्या पड़ी है हाँ। कि वो विदेश से कोच बुलाए। तो वो भी बच्चों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा है गरीब बच्चों को भी काफी सपोर्ट करते हैं वो। तो यहाँ पे रेजा कोच आ रखे हैं, तो वो अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, इस कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ना क्योंकि मेरे को तो लगा था कि जैसे हमारे ना इंडिया में होता है, अखाड़ों का देश है, कि हर जगह अखाड़े हैं। मैं कि शायद अब मुजफ्फरनगर में आपका असली प्यार जागा होगा, शायद वो दिल्ली में ज़्यादा आपको मिला होगा हाँ काम। जी, हाँ जी। दिल्ली में फिर पहले फ्री स्टाइल मतलब मड रेसलिंग, या फिर सीधा मैट वाले पे? नहीं नहीं, मतलब मैट पे भी करते थे, मट्टी पे भी करते थे, ऐसा कुछ था नहीं कि हम मैट या मट्टी पे नहीं कर सकते। वहाँ पे गुरु प्रणत अखाड़े में हमारे नीचे मट्टी भी है और ऊपर मैट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे सीजन वगैरह होते हैं, लड़कों के साथ लड़नी होती है 2-4 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले मट्टी में भी कराते थे कोच साहब हमारे, विक्रम कुमार दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में गुड़ मंडी में है। गुड़ मंडी। घंटा घर के पास, वहाँ अच्छा, पे घंटा घर के हनुमान पास, अखाड़ा ठीक भी है। है, और आगे चल के फिर शक्ति नगर, ये सब ठीक, मैं आसपास ही इसलिए पड़ता है। पूछवा रहा हूँ क्योंकि ना
आपका वो पहला अखाड़ा है, वो जरूरी है उनका नाम हाँ पता होना। जी, हाँ जी, आप क्योंकि कह रहे हो आप अभी भी उनके नाम से लड़ते हो ना, तो हाँ बहुत जी। बढ़िया बात है ये। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वहाँ पे और अब यहाँ पे आप कोच की वजह से हो। यहाँ पे अभी आप हस्बैंड के साथ हो। नहीं, नहीं, मेरे हस्बैंड तो नोएडा में है। वो वहाँ पे अपनी गेम की प्रैक्टिस कर हाँ रहे हैं, जी, हाँ आप जी, यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मैम क्या प्लान है यहाँ पे चंडीगढ़ में, क्या लगता है आप ट्रेनिंग कब तक चल रही है? बस देखते हैं कि अभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी मेहनत करते रहो, भगवान रिजल्ट अपने आप दे देगा। अभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे देखा ही मैंने यहाँ का माहौल, तो प्रैक्टिस करनी शुरू करी है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस करके, एक नया माहौल मिलता है। जहाँ हम 11-12 साल से थे, थोड़ी वहाँ की याद भी आती है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, हमारे कोच हमें प्रैक्टिस कराते थे। पर यहाँ पे हम मतलब नए अखाड़े में 12 साल बाद आना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो चल रही है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कैंप की तरह शेड्यूल है, सुबह प्रैक्टिस पे जाओ, आके सो जाओ, फिर दोबारा प्रैक्टिस पे जाओ, आके खाओ पियो सो जाओ। मतलब ना यहाँ मार्केट दिखती दूर दूर तक, और ना यहाँ कहीं जाने का मन करता है। यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस करो और सो। यहाँ पे सही, मतलब यही इंजॉय है, यही प्रैक्टिस है। अरे नए अखाड़े में जाके आपको ओपोनेंट भी नए मिलते होंगे, जो हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए पार्टनर होते हैं ना आपके, हाँ जी, वो भी आपको अलग मिलते होंगे। तो एक नया एक्सपीरियंस आपका वो हाँ भी। जी। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अभी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन का आपको कितना लगता है, आप 6 महीने 1 साल कितना टाइम तक आप यहाँ ट्रेनिंग करना चाहोगे, या ऐसे कोई वो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है अभी, जब तक हमारे कैंप नहीं लगते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर कैंप वगैरह है, तो तब तक तो यहीं पे 6 महीने 8 महीने। मेरे को थोड़ा आप बताओगे कि कैंप किन के लिए लगता है, कौन से एथलीट्स के लिए लगता है, मतलब और कैंप तो क्या ज्यादातर होता है? सब जूनियर वाले बच्चों के लिए भी लगता है, जूनियर वालों के लिए भी, सीनियर। वहाँ पे ना पार्टनर मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कैंप थोड़े अच्छे होते हैं कि वहाँ पे पार्टनर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। गवर्नमेंट वाले होते हैं ना वो, हाँ जी, हाँ सरकारी, जी, हाँ ठीक। जी। तो वहाँ पे प्रैक्टिस एक शेड्यूल रहता है कि सुबह 6:30 बजे, तो 6:30 बजे जाना है, 6:30 से 9 बजे तक। फिर अपना रेस्ट करो, जिसको एक्स्ट्रा करनी है वो अपने एक्स्ट्रा कर सकता है। फिर शाम को 4:30 से 7-8 बजे तक, और अपना अंदर ही अंदर रहते हैं सब, कि सब कुछ खाना वगैरह तो पीना सब फोकस पूरा गेम पे, बस। बिल्कुल। इसलिए कैंप थोड़ा मुझे बेटर लगते हैं। नहीं नहीं, रेजा भी यही बोलते हैं, कह रहे यहाँ पे इतने कैंप नहीं लगवाते जितने उनकी उनके देश में लगवाते हैं। हाँ जी, उन्होंने कल मुझसे बहुत बात की थी इस बारे में। हाँ जी, मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा, अभी वैसे काफ़ी मेरे को लगता है बेटर हो गया है सरकार का जो ध्यान है स्पोर्ट्स पे, पर बहुत बहुत जगह है अभी, हाँ जी। है ना। आपके जो दिल्ली में अखाड़ा था जैसे, वो सरकारी था या प्राइवेट नहीं, अपना? नहीं, प्राइवेट अपना। वही देखो, सारे कहीं ना कहीं प्राइवेटली कर रहे हैं, शुरुआत प्राइवेटली होती है छोटे मोटे अखाड़ों में, जिम में जाके। पहले आप शायद आपको नहीं पता, 12 साल पहले इन्होंने जब कोच मंगवाए थे बाहर से, तो बहुत ही छोटी प्रैक्टिस थी यहाँ पे, बहुत कम बच्चे भी आते थे। सिर्फ वो कहते हैं वो मजबूरी वाले पहलवान आते थे जिनको इतना मतलब गेम का वो भी नहीं है, पर उनको है कि कमाई से रोटी पानी इससे चलना है, तो उनके लिए भी कोई वो दिक्कत नहीं। पर अगर जब प्यार होता है ना, मेरे को लगता है फिर आप गेम बहुत बढ़िया आगे निकल के जाते हो गेम में, बिल्कुल। है ना जी। अच्छा, मेरे को अब एक बात बताओ, आपका कोई ऐसा पहली जीत जो आपको बहुत यादगार हो कि यार इसने ना मेरे को ऐसे मतलब पुश कर दिया कि ये तो गेम ही मेरी है, वो तो ऐसा कुछ लगा? हुए तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। पर लेकिन एक ऐसी जीत है जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। देखो, टारगेट था 2008 में सुशील पहलवान जी की कुश्ती मैंने देखी थी। सुशील कुमार, हाँ जी, ठीक। सुशील कुमार जी। हम ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, रेंट के घर पे रहते थे, कूलर चल रहा था, हम सारे नीचे फर्श पे लेटे हुए थे उस टाइम पे। तो पापा जी न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ देखते देखते पहलवान जी कुश्ती, पापा जी ने कहा देख देख सुशील पहलवान की कुश्ती आ रही है। मैंने कहा ये कहाँ की है? बोले ओलंपिक की। मैंने कहा ये क्या होता है? तब तो कुछ पता ही नहीं था, पर लेकिन याद सब कुछ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज भी आंख बंद समझ गया करती मैं। हूँ तो वो सीन मुझे अच्छी तरह याद है कि कौन कहाँ पे था, हमारा टीवी कहाँ पे था, और क्या उन्होंने रेड कॉस्ट्यूम पहना था, क्या चल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो बस उन्होंने एक लेग पकड़ रखा था। तब ना अगर पॉइंट नहीं होता तो लेग पकड़ लेते थे, 30 सेकंड का वो होता था ऐसे करके, सिंगल लेग। 30 सेकंड लैग पकड़ के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको, ठीक है। तो वो उन्होंने ऐसे करके पॉइंट ले लिया, किस्मत ने भी उनको बहुत जोर मारा, उनको ब्रॉन्ज मेडल आ गया। तो हाँ। उस दिन पापा ने कहा कि दिव्या, मेरा सपना है कि तू ओलंपिक में जाए और मेडल आए। तो मैंने कहा अगर मैं कल चली गई तो कल ही छोड़ दूंगी। कह रहे हाँ, कल ही छोड़ देगी। पापा कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू कल ही छोड़ दे। मैंने कहा क्यों? कह रहे 4 साल में एक बार होते हैं। तब तो पता चला था कि 4 साल में एक बार होते हैं और ओलंपिक होते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो तब से ओलंपिक का सोचा था, पर लेकिन 2013 में, तब तक मैं इंटरनेशनल नहीं थी, 2013 में मैं पहली बार इंटरनेशनल थी, मंगोलिया गए थे। तो तब मेरा सपना था कि मैं एक बार बाहर विदेश में जाऊं, देखूं, क्योंकि जब तक जहाज में भी नहीं बैठे थे। तो पहले तो हमारी कन्याकुमारी में नेशनल था, जो वहां पे फर्स्ट आएगा वो सीधा बाहर विदेश जाएगा।
तो पापा झूठ झूठ बोल के मेरे से कुश्ती लड़ाते थे, बोले यहाँ जीत गई तो वहां चली जाएगी, यहाँ जीत गई तो वहां चली जाएगी, तो मेरे को झूठ ही लग रहा था। फिर पापा कह रहे कि मैं फाइनल में पहुंच गई थी, तो पापा ने कहा यहाँ अगर तू फर्स्ट आ गई तो मंगोलिया जाएगी। मैंने कहा जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप झूठ बोलते हो। क्योंकि स्कूल नेशनल में फर्स्ट आती थी, पापा बोलते थे वहां जाएगी, फर्स्ट आ जाती तो कहीं जाती नहीं थी, क्योंकि वो तो स्कूल नेशनल था। तो पापा ने कहा तेरी कसम, तेरी मम्मी की कसम। मैंने कहा मम्मी कसम खा ली, अब तो सच ही बोल रहे होंगे। तो मैं वहां पे फर्स्ट आई, फिर मैं पहली बार मंगोलिया गई। तो तब एक होता है ना कि प्लेन ने ही मेरी पूरी जिंदगी बना दी, मैं प्लेन में बैठ बैठ के रोती रहूं। एक तो गाँव से निकल के मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया, और अपने माँ बाप को एक भगवान का स्थान दिया उस दिन मैंने। क्योंकि माँ बाप ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। गाँव में और भी लड़कियां थी, पर किसी के माँ बाप ने नहीं सोचा कि अपनी लड़की को बनाएंगे। ये भी सोच सकते हैं कल को अपने घर चली जाएगी, ससुराल वाले कहते हैं कि अपना घर भर रही है, ससुराल वाले ये बोलते हैं कि माँ बाप का लालच है लड़की से इसलिए बनाया। अगर लालच है तो तुम अपनी लड़कियों को बनाओ। दूसरों के लिए बात बोलना बहुत आसान होता है, पर जो अपनी बेटी को खुद के पैरों पर खड़ा करता है ना, उसके माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमेशा उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बनाया। तो ये सब दिमाग में चल रहा कि मेरे माँ बाप को इतनी कुछ सुननी पड़ी मेरे लिए कि कल को अपने घर चल जाएगी, अपने लड़के को बनाओ, अपनी लड़की को क्यों बना रहे हो। पर लेकिन उस आदमी ने किसी की नहीं सुनी। उस आदमी ने और मेरी मम्मी ने, दोनों ने संघर्ष किया, अपने कान बंद करे और सिर्फ मेरी तरफ देखा कि अपनी बेटी को बनाना है। मैं पहली बार मंगोलिया गई, मंगोलिया में मेरा सिल्वर मेडल आया। आपकी उम्र कितनी थी और? मैं थी 14 साल की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं पहली बार गई, तो उस दिन मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत बड़ा पहलवान बनना है। मैं पहली बार विदेश आई हूँ, पर लेकिन अब ऐसा हुई कि मैं जितने भी टूर लगे 68 केजी में सिर्फ मेरे ही लगे। ओलंपिक तक का सपना है, अभी वो चल रहा है। बीच बीच में हुई है कुछ दिक्कतें। जब 2020 में ओलंपिक क्वालिफाई की ट्रायल थी तो मुझे कोरोना हो गया था। हाँ। तो 20 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, हम चाइना जाने वाले थे 2 दिन पहले ही, फिर वो लग गया कि बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 21 में मुझे कोरोना हो गया था, तो हम नहीं जा पाए थे। तो बस यही कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है मेरे लिए, इतना कुछ मुझे बनाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़े हैं, और अब भी उनका संघर्ष चल ही रहा है मेरे लिए। अब भी वो मुझे यही बोलते हैं कि हमारा सपना, तेरी शादी हो गई, अर्जुन अवार्ड हो चुका है तेरे पास, नायब तहसीलदार बन चुकी है, पर हमारा जो सपना है, जो हम आंख बंद करते हैं और हमें दिखता है कि दिव्या ओलंपिक का मेडल अपने गले में पहन रखा है, सिर्फ हमें वही चाहिए, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो उनका सपना, मेरा सपना, मेरी फैमिली पूरा, और अब तो देशवासियों का सपना भी जुड़ चुका है मेरे साथ। तो सबके सपनों के लिए अब मेहनत तो कर देखो रही अब हूँ। पूरा मुल्लापुर जुड़ चुका है आपके साथ, हाँ जी, जो हाँ भी कह जी, लो। हाँ जी, ये मुल्लापुर छोड़ो, ईरान के लोग जुड़े हुए हाँ हैं, जी, जॉर्जिया के लोग जुड़े हुए हैं हाँ आपके साथ। जी, हाँ जी। वैसे आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा जांग लंगोट बेचते हैं, मेरी मम्मी जांग लंगोट बनाती है, जो पहलवान पहनते अच्छा हैं। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। मेरे माँ बाप ने वो बना के ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। अरे अरे, तो मतलब बिल्कुल ही जुड़ी हुई है रेसलिंग से, बिल्कुल, और कुछ नौकरी तभी नहीं, मैंने उनको सब पूरा भगवान का दर्जा फोकस। ऐसे ही नहीं दे रखा, क्योंकि माँ बाप सबके होते हैं, पर लेकिन अपने मतलब पूरी जी जान लगा दी। मेरी माँ दो 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 तीन तीन बजे तक बैठती थी, जंग लंगोट काटती थी। और तब मेरे जो पापा है वो कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी कहीं ऐसे ऐसे 10-10 दिन में आते थे वो, जब हम छोटे थे। तो उन्होंने वो पैसा इकट्ठा कर करके, मेहनत कर करके, मतलब कोई तो होता है कि अपने बेटों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। मैं पिटती थी कि मैं नहीं खा रही हूँ। हम मेरी क्लास में सहेलियाँ जो मेरी होती थी, वो बोलती थी कि मैं जैसे दूध लाती थी तो मैं दूध कभी कभी फेंक देती थी। तो मेरी फ्रेंडें बोलती थी कि तू पागल है, तू किस्मत वाली कि तुझे ऐसा बाप मिला है। हमारा बाप देख कैसा है कि कभी चाय तक नहीं पूछते हमें, या फिर जितना तुझे प्यार मिलता है हमारे भाइयों को मिलता है वो तुझे मिल रहा है। तो ये चीज देख के बहुत होता था कि भाई कुछ अच्छे कर्म करे जो ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं। आपको एक कहानी बताता हूँ, वैसे कुछ रिलेटेड नहीं है, पर मेरी मदर भी हरियाणा से हैं, और मेरी मदर को सरकारी नौकरी दिलाने में उनके पेरेंट्स का बहुत हाथ है। वो कहते हैं कि किसी से कम नहीं रहना, अपने दम पे खड़े होना है, क्योंकि उस टाइम और ये था नहीं। देखो अब मैं सही बताऊँ, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे लड़कियों को इतना आगे बढ़ाने का था नहीं उस टाइम में। मैं तो कहता अभी भी बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर वही है, मेरे को भी पता लगता है कि मेरे नान के साइड वालों ने कितना कर रखा है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। मैं भी अब अपनी बहन को ऐसे बोलूँ, मैं तू पूरा फोकस से पढ़ाई कर, जो तेरे को करना है कर, पैसों को तो हम बाप और बेटे देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, कोई चक्कर नहीं इतना। और कहीं ना भगवान की दया से इतना हम कर पा रहे हैं। पहले पिंड में ही थे, मुल्लापुर पिंड में। तो मतलब मैंने देखा है अपने फादर को ना ये घर बनाते हुए, तो पैसे की कीमत भी पता चली फिर। और जैसे धीरे धीरे पापा का भी काम चला, सीए ही है मेरे फादर, तो बिजनेस चला, तो हमें दिखता है कि अच्छा अब चल रहा है, अब ऐसे बढ़िया चल रहा है। तो बड़ी कदर आप जानते ही हो कि जो माँ बाप ने कमाए होते हैं पैसे, उसके बाद बंदा खुद कमाता है ना, तो ऐसा लगता है पहले इनको खुश करूँ, इनको सारे सुख दूँ,
माँ बाप को वो सुख भी नहीं चाहिए होते। वो हम्म। कहते हैं कि हमने क्या करना इतना उस चीज का। मैं इनको बोलता हूँ कभी कि यहाँ घर ले लेते, गाड़ी ले लेते, ये कह रहे हैं हमने क्या करना, हमने सब कर लिया, तू अपनी जिंदगी टेंशन फ्री होगी जी, आराम से जी। मैं थोड़ी ज्यादा टेंशन ले लेता था पहले घर वालों को लेके, तो हेयर लॉस ये सब पर वो होता है मेरे ख्याल, उम्र हमारी ऐसी है कमाने वाली, तो उसमें हो जाता है ऐसा। अच्छा, और आपके कोई ऐसे कोच हैं जो जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हो कि ये मेरे कोच थे, इन्होंने मेरे को बिल्कुल, जैसे आपने पहली विन बताई कि आपने सुशील कुमार को देखा, वहाँ से आपको लगा यार ये मेरे लिए बढ़िया, और आप ओलंपिक पहला जीते जो फ्लाइट में बैठे 14 साल की उम्र में। तो ऐसा कोई कोच भी रहा होगा जिसने मतलब आपको डायरेक्शन बहुत बढ़िया कर दी। देखो मुझे कोच तो सारे ही अच्छे मिले हैं। जो हम्म। स्टार्टिंग में थे गुरु प्रेमनाथ जी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी, मतलब उनकी एक बात हमेशा ध्यान रहती है। हाँ जी। उन्होंने ये बोला था कि अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया, अपना दिल काबू में कर लिया, तो हम पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। एक, क्योंकि हमारे दो दिल होते हैं, एक मन करते हैं प्रैक्टिस रहने दे, छोड़ बहुत हो गई, एक कहते हैं नहीं नहीं करना है कुछ। तो अगर जो जो ना कर रहा है ना उसको काबू में कर लिया, फिर हम पूरी दुनिया को काबू में कर सकते हैं। तो ये गुरुजी ने हमेशा ही बोला है कि कहीं पे भी करो। उनका मानना ये है कि मतलब कितनी पहलवान ऐसे है कि अगर एक अखाड़े में कर रहे हैं ना तो वहां से निकल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहां पे वो पहलवान बन रहे हो या ना बन रहे हो। पर गुरुजी ने एक बात कही थी कि तुम कहीं भी प्रैक्टिस करो, बस करो। ये नहीं है कि तुम्हें इसी अखाड़े में करनी है, ये करनी है, इस करके मैं यहाँ पे आ भी रही हूँ। नहीं तो आप पूरा अखाड़े में जाके देख लो, अगर एक अखाड़े में कर ली तो दूसरे अखाड़े में नहीं कर सकते। पर जो मेरे विक्रम सर है वो इतने सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है कि तब मेरी शादी हुई तो उस दौरान मैं 8 महीने मेरठ में रही थी। तो मेरठ में भी मैं, राजेश तोमर सर है, उन्होंने भी मुझे खूब अच्छी प्रैक्टिस कराई है। एक स्टूडेंट की तरह माना, मैंने उनको गुरु की तरह, उन्होंने भी मुझे खूब प्रैक्टिस कराई। फिर जब मैं वापस में दिल्ली, मेरी नोएडा में जॉब लगी, तो मुझे वहां से आना पड़ा। तो 8 महीने जिसने प्रैक्टिस कराई हो फिर उसको छोड़ के आना तो वो भी डिफिकल्ट था। तो और फिर दोबारा उसी के अखाड़े में जाना जहाँ पे बचपन से करी हो। तो जो विक्रम सर है काफी सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सर भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक बच्चा कभी मेरठ जा रहा है, कभी चंडीगढ़ जा रहा है, कभी कहीं पे कर रहा है, पर लेकिन वो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनको पता है कि दिव्या कहीं भी चले जाए रहेगी हमारे अखाड़े की। जो उसका दिल जुड़ा हुआ है, जो उसने पहले जो टेक्निक हमारे अखाड़े में मारी थी, तो वो उनको भी अच्छे से ध्यान है और मुझे भी अच्छे से ध्यान है। तो सबसे बेस्ट कोच विक्रम सर ही है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि स्पोर्ट्स में ना, जो जैसे किसी का कोई कोचिंग है तो उनको लगता है हमारी तरफ से ही जाए बच्चा, हाँ अगर जी। ये बच्चा हमारे पास सीख नहीं पा रहा, मतलब अगर हम एक लेवल तक गए हैं, हम इंटरनेशनल नहीं गए, तो कोई बात नहीं, इस बच्चे पर ये बच्चा हमारे पास रहेगा, कोई इंटरनेशनल पे ना चले जाए हाँ कैंप जी। कूम पे। हाँ जी। वो थोड़ा कोच, कभी कभी कोचेस को ऐसा लग जाता है, शायद तभी इधर अखाड़े वाले भी इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं कि उनका फोकस रहेगा हमें तो बच्चे ट्रेन करने हैं इंटरनेशनल के लिए। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, तो आप अपने कोच के लिए अच्छा, आपने वो मेरठ में उनका नाम लिया, मेरे ख्याल राजेश राजेश तोमर, तोमर, हाँ जी। वो पूजा तोमर के फादर हैं जो अभी यूएफसी में लड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि वो भी आई थिंक रेसलिंग बैकग्राउंड है पूजा तोमर जी का। हाँ जी। हाँ जी। अभी उन्होंने यूएफसी रोड में विन हाँ जीती है जी। अपनी, हाँ शायद जी। आप देखते हो हाँ जी। एमएमए वगैरह फॉलो करते हो, बहुत बढ़िया मैम फिर तो, तो ऐसे ही थोड़ा, जैसे आप इतने शुक्रगुजार हैं लोगों के, आपके कोई दोस्त वगैरह जिनको आपको लगता है यार, या आपके कोई साथी रेसलर जिन्होंने आपको ऐसे पुश किया हो कि यार। नहीं, एक ही रेसलर है अभी तक तो, एक ही, वही अब भाभी बन गई है, वही रेसलर, साथी आप है। रेसलर थे? हाँ जी। अच्छा हम कुश्ती के दौरान ही मिले थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। हाँ जी, 2011 के लास्ट में हमारी दोस्ती हुई थी, मतलब मिले थे 12 में हमारी दोस्ती हुई थी। तो बस तब से ये पीछे पड़ी है मेरे, मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। हम तीसरे किसी के पीछे ही नहीं पड़े, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है तीसरे दोस्त की। पर लेकिन ये है कि हमसे जो भी आप मिलता है। प्रैक्टिस में भी रोज आते हो? हाँ मैंने जी। आई थिंक 2-3 बार जब गया था मैंने आपको देखा था शायद वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर लेकिन हमारे जो जैसे कभी कभी कोई हमारे दोस्त होते हैं जो हमें मिलते हैं, मतलब वो भी काफी अच्छे हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हमारा तीसरा कोई दोस्त नहीं बन सकता, पर लेकिन जो हमारी बन सकती है वो हमारी किसी और से नहीं बन सकती है। तो ये और आपके वो है ना पक्के वाले हाँ जी। जिगरी यार हैं, यार। छोटे यार, बस बिल्कुल। मैं अभी ऑडियंस को ऐसा समझ नहीं आ रहा, हम इसके थंबनेल में फोटो कराएंगे मैम, उसमें जरूर आना आप, उन्हें पता लगे हाँ जी। मैम कौन आ रहे हैं। और हमारे जो कैंप में लड़कियां थी, या फिर जो हमारे अखाड़े में जो कोच थे जो वहां पे देखने आते थे, वो तो बोलते थे कि ये तो सारथी है दिव्या की, मतलब जो साथ लेके चलता है, समझाता है, बताता है। तो कह रहे दिव्या तो अर्जुन है और ये श्री कृष्ण है। कह रहे कि संघर्ष कैसे करते हैं, चीजों से कैसे लड़ते हैं, कह रहे कि वो नीना को अच्छे से पता है।
ये तो मैंने भी अब देखना शुरू किया। पहले मैं अकेले करता था, वो मेरे को भी मेरे भाई ने लगाया। मेरा भाई ना बीएसएफ से रिटायर्ड है। मैं बहुत मोटा होता था बचपन में, तो मेरे को उसने लगा दिया कि दौड़ना शुरू कर, ये कर वो कर। तो उससे फिट हुआ मैं धीरे धीरे। और बॉक्सिंग में भी अब मेरे को पता लग रहा है, कोई एक बंदा साथी होता है ना, तो एक पुश मिलता है कि यार ये मेरे को चैलेंज कर रहा है। मैं हार मान के अगर लेट भी जाऊंगा, वो बोलेगा चल उठ खड़ा हो, हाँ जी। बहुत हो गया, अब नहीं दोबारा खड़ा हो। जिम में भी मेरा अब दोस्त जाता है मेरे साथ में, मैं बोल देता हूँ यार बस और नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा। वो कह रहा है 4 और लगेंगे। कह तेरी शक्ल से पता लग रहा है। मैं कह रहा तुझे कैसे पता, मेरी शक्ल है। कह रहा नहीं मैं जानता हूँ तेरे को ज्यादा। तो ये भी बड़ा करते हैं जो पुश करने वाले दोस्त होते हैं। अब मैं थोड़ा आपको ना थोड़ी सी बुरी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ये पूछने के लिए आपका कोई बहुत बुरा लॉस रहा हो, कोई आप फाइट हार के, बाउट हार के, जिसमें आपको लगा यार ये हारनी नहीं चाहिए थी। एशियन वैसे तो गेम्स हार सारी ना हुई तो बहुत सिखा ज्यादा देती है, है। पर लेकिन जो सबसे धक्केदार हुई है वो हुई है एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में ऐसा था कि मैं एक तरफा ही सब जीतते आ रही थी। पर लेकिन जो मेरी फाइनल बाउट थी, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं पहले ही थोड़ा मतलब सोचने लगी कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस मान सकते हो या फिर थोड़ा डर गई थी ये मान सकते कौन हो। से साल की बात है? 2023 की। अच्छा अच्छा। तो मैं 3 कुश्ती 10-0 10-0 ऐसे सब जीत के आ रही थी, पर फाइनल में ना मेरा शरीर चला ना किस्मत ने। किस्मत भी थोड़ी होती है। मेरी पोजीशन ऐसी ऐसी थी कि कुश्ती देखोगे ना तो चौंक जाओगे, पर लेकिन वापस से जो वापसी होती है ना, जुनून होता है। 1 महीने बाद उसी लड़की को हराया मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में। तो तब वो मैं मतलब अब तक मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अगर वो जीत जाती, फिर मैं 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जाती। बार बार मतलब कितनी बार यही सोच आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है अपने जीवन की। मैं बहुत बड़ी फाइट हारी हूँ। बल्कि मुझे ओलंपिक फाइट जिस दिन हारी थी उस दिन इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बुखार में थी, बुखार से उभर के आई वो थी। उस पे कोई हाथ ही नहीं है किसी का ना। हाँ जी। पर लेकिन जो वो वाली फाइट थी ना, मैं खुद की बेवकूफ़ी समझ लो या मतलब लापरवाही समझ लो वो, और ये ज़्यादा बोलना समझ लो कि मैं बोलती ज़्यादा थी कि ये नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैं हार गई तो क्या हो जाएगा। मैं पहले ही नेगेटिव सोचने लग गई थी कि सब ये बोलेंगे 2023 में ही शादी हुई है, अभी ये हार गई, ये हो गया, वो हो गया। तो 2023 में जो मैं डर भी रहता है कि हाँ वो जी। शादी को ना ब्लेम करें किसी पर और पे। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव बोले कि दुनियादारी को छोड़, कोई ये बोल हम्म। ले, कोई कह रहे कोई ये नहीं बोलेगा जिस दिन तू जीत जाएगी कि अपने पति की वजह से जीती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हार रही है तो ये मत सोच कि कोई ये कहेगा कि शादी की वजह से हारी है। कि अपना फोकस कर, अपने लिए खेल, दूसरों के लिए तो बहुत खेल ली, पर लेकिन हम्म। अब अपने लिए खेल। और वैसे जो आपकी गेम में जुड़े होते हैं ना, वो कभी नहीं बोलेंगे कि यार इसकी वजह से हारी है, वो उनको पता है। वो आपको बोलेंगे चल हार गया कोई नहीं, उठ खड़ा हो, अगला दोबारा शुरू कर। हो सकता है उसने ना आपको जो चीज़ सिखाई हो, आपको अगले ओलंपिक में वही काम आनी हो। जैसे आप कह रहे थे ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, शायद वो अगर आप जितनी जल्दी सीख सके हो सकता है उतना बढ़िया था। वो तो मैं सोचती ज्यादा हूँ, ये मतलब मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट है। मैं मतलब अगर आंख भी बंद करती हूँ तो मेरी ये तूड़ियां पड़ी रहती है मेरे ये माथे पे, मतलब ऐसे। और कितनी बार मेरे भाई बोलता है कि अरे क्या सोच रही है रात को भी। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मतलब जब मैं सोती हूँ ना, सोच सोच पता नहीं कहाँ पहुंच जाती हूँ, कौन सी सन में। कभी बचपन में पहुंच जाती हूँ, कभी बुढ़ापे में पहुंच जाती हूँ, मैं ऐसी ही सोचती ज्यादा हूँ। वो मेरे को लगता है आप इनके उल्टे हो। आप जितना खुश मिजाज लग रहे हो, मतलब आप कह रहे हो त्योड़ियां पड़ती हैं, वो खुश मिजाज बहुत लग रहे हैं। इन्हें पता होगा फिर आपको, है ना, कैसे हैंडल करना है। नहीं, मैं आपको लग रहा है कि खुश मिजाज ये मेरे से ज्यादा हाँ। मतलब दूसरा कि मैं तो फिर काफी चीजों के सीरियस और मैं लापरवाह हूँ। तो हाँ, बस मैं ये बोल सकती हूँ, जो चीज तुम सोच रहे हो उसको करने में बदलो, उसमें से कुछ नहीं पर आप तो इनको फिर इनके पीछे लगते रहे अगर, ओके अब तो वो उल्टा सोच रही है, अब तो उल्टा सोच रही है। वो मेरे से परेशान हो जाती है, कहते हैं कि मैं कई बार सोचती हूँ तेरी मेरे से दोस्ती क्यों हुई। फिर थोड़ी देर सोचेगी, फिर जब मोटी हो जाएगा यार सॉरी तो क्या होता। ऐसे होता है। मैं बिल्कुल समझ गया। मैं भी कभी ऐसे बोलता हूँ ना यार ये नहीं होगा आज, रहने दे, और वही बस जो दोस्त मित्र साथ होते हैं ना बचपन से, वो बोल देते हैं ये सब होएगा, चल चल वापस लग जा, वापस लग जा, बिल्कुल। और मतलब उस हार से आपने, अभी आपको क्या लगता है क्या सीखा आपने? यही कि अब एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उस पे, फिर उसको आपने मतलब चेंज कैसे किया? अभी कर रही हूँ उस चीज के लिए, मेहनत कर रही हूँ, कंपटीशन आएगा। बस ये सोचा है कि अगर हम अपना 100% मेहनत में देंगे ना, तो वहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा कि किसी की मत सोचो अब, क्योंकि मैं एशियन गेम्स में नहीं गई, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। वो फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ा ना। पर मैं ये हम्म। सोच रही थी कि अगर मैं एशियन गेम्स में हार गई तो लोग क्या कहेंगे। हम्म। लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजे आ गए उनके तो और ज्यादा।
तो कुछ को फर्क पड़ा, कुछ को अपनी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, उन्हें उन्हें क्या मतलब कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, वो तो हमें ही हमारी चुल रहती है कि दूसरों को क्या वो हो रहा होगा, पर दुनिया अपने कामों में इतनी बिजी है, किसी को किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। खुद के लिए जियो, खुद के लिए करो जो भी करना है, और अपना जितने दिन भी मेरे पापा का मानना ये है, जितने दिन भी पहलवानी करनी है अपना खुश मिजाज करो बिना टेंशन के। ये ना हो कि पहलवानी भी कर रहे हैं पर टेंशन में कर रहे हैं, अपना खुशी से पहलवानी करो, क्योंकि जो हम खुश रह के हम आधी मेहनत करेंगे ना वो पूरी लगेगी, पर जो हम टेंशन में करेंगे वो पूरी भी करेंगे ना वो भी आधी लगेगी। ये तो आपने सब बात सही है। अगर आप टेंशन भी ले रहे हो, आप फोकस गेम पे कर ही नहीं पाओगे, है ना? जी ना आपको लगेगा यार मैं स्ट्रैटेजी सोचूं या मैं ये सोचूं यार हार गया, ये हार गया, वो हार गया, क्या करूंगा आगे, क्या करूंगा। पर देखो मैम, मेरे को तो लगता है आपका करियर बहुत बढ़िया जा रहा है। आपने अगर इतने साल आपने करा है तो आप ये भी तो देखो, अगर आप कोई फाइट हारे भी हो उसके बाद 4 फाइट जीतते भी हो आप, उससे मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि आप गलत नहीं जा रहे। आपके भाई गलत नहीं थे, जो बड़े भाई आपके, मतलब छोटे भाई बड़े भाई, छोटा भी है बड़ा भी है। बड़े भाई देव थे, हाँ जी बड़े भाई आपके फादर, अब आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं, तो बस वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वो तो है। अगर अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आप इंटरनेशनल गए हो, आपको कभी ऐसा लगा कि इंडियंस की तरफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या कुछ ऐसे, मतलब गोरे थोड़ा सही नहीं करते गेम, जज नहीं सही करते, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो भी मतलब उनकी रेसलिंग भी मतलब मुझे काफी मतलब हमें ये लगता था कि वो ज्यादा बेटर है हमसे, हमें ये लगता था, पर जब जैसे लड़े हम खेले तो हमारी मेहनत ज्यादा है उनसे, हमारे में स्टेमिना ज्यादा है उनसे, और हमारे देश में सपोर्ट ज्यादा करते हैं और देशों से, मतलब सब कुछ जो बढ़ के मिलेगा ना वो हमारे देश में मिलेगा, पर लेकिन सोच हमारी उनसे बहुत नीचे मिलेगी, इसलिए हम पीछे हैं बस, और कोई भी कारण नहीं है ऐसा। पर अब तो ऐसा हो रहा है कि अंडर 23, अंडर 17, जूनियर कैडेट मतलब सीनियर तक अभी थोड़ा हल्का चल रहा है, छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा मतलब ऊंचाई पे हैं, वो चाइना जापान को तो ऐसे धो रहे हैं कि जैसे वो स्टेट लड़ रहे हो, 10-10-0 10-10-0 इस तरह से बच्चे जीत रहे हैं, तो पहले से तो काफी सुधार है। जो चीज हम नहीं समझ पाए कि विदेशियों में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो हमारे जूनियर ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे में डर बैठा हुआ था कि ये लोग, इनको आता होगा, हाँ जी पर हम भूल जाते हैं हमें भारतीयों को मेहनत करने की बहुत आदत है। बहुत आदत है। अभी मेरे ख्याल अंडर 17 वुमेन टीम ने 9 में से 8 मेडल जीते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ और अंडर 20 में तो 10 में से 10 ही जीते हैं, अंडर 23 था। अच्छा अच्छा। हाँ जी जूनियर ही समझो से, मतलब 17 से तो बहुत ऊपर का था वो, अंडर 17 अंडर 23 में कितना फर्क है। हाँ हाँ। तो उसमें 6 हमारे गोल्ड आए और 4 सिल्वर आए हैं, और क्या बात फर्स्ट जो चैंपियनशिप आई है वो इंडिया की आई है। अरे अरे क्या बात है, मेरे को उतना ही पता था, शायद अंडर 17 वाला ही हाँ देखा था जी मैंने। नहीं अंडर 23 कल ही टीम आई है, तो तब मैंने देखा। अच्छा अच्छा। और आप मतलब अपना फूड कैसे मैनेज करते हो, डाइट कैसे मैनेज करते हो अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ? हमने वो तो डाइटिशियन है या फिर? वो तो यही डाइटिशियन है, यही डाइट बना बना के देती है, तभी तो अब तक साथ चल रही है। मैं बता तो रही हूँ कि पुश करना वाला मतलब बहुत जरूरी है। तो जैसे सुबह प्रैक्टिस पे जाते हैं तो मुनक्का वगैरह लेके जाना, फिर आगे बादाम पानी पीना, फिर लंच करना, दाल चावल जो भी, दही लस्सी जो कुछ यही बना के देती है मुझे, और शाम के टाइम अपना खाना खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह BCA प्रोटीन, मतलब सब पूरी डाइट होती है, हमारा पूरे दिन का शेड्यूल रहता है वही फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, शेड्यूल फॉलो करते हैं, फिर सोना खाना, थोड़ी देर टीवी देख लिया क्योंकि रिलैक्सेशन ये भी कैंप बहुत वाला जरूरी करा है। रहे हैं आपसे बिल्कुल। बस पूरी तरह वही। तो वो भी बहुत बढ़िया। मैं ना फूड का इसलिए पूछ रहा था क्योंकि रेजा मेरे को बता रहे थे, वो कह रहा था कि हम ना इधर बहुत सारे धर्म के लोग हैं और सबके धर्म में ऐसे अलग अलग है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो वो कह रहे थे कि यू आर अ रेसलर, अब रेसलर की तरह सोचो, दिल साफ रख, धर्म जो फॉलो करना है और रेसलर की तरह सोच। तो मतलब आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि वो कहते हैं प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में बहुत कम है, हम भी दूध घी पीते हैं, अच्छी बात है, पर उससे सब कुछ नहीं मिलता, ये कह रहे थे। आप मतलब खा लेते हो नॉन वेज वगैरह या फिर? नहीं मैंने अभी छोड़ रखा है, मैं पहले खाती अच्छा थी। पहले खा लेते थे, हाँ अच्छा। जी, पर लेकिन एक वो जो मन होता है ना कि वही नहीं खाना, क्योंकि मेरे पापा है जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, अच्छा 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 तो अच्छा। वो उन चीजों को थोड़ा कम ही मानते तो हैं। चलो जैसे भी आपको पूरा होता है ना हाँ डाइट, जी वो पूरी कर लो, हाँ वो जी तो हाँ बढ़िया जी। ही बात, बिल्कुल बिल्कुल। विजन क्या है अपने आप को लेके, आप कैसे देखते हो कि नेक्स्ट आपका गोल क्या है फ्यूचर में, 5 साल, अगले 10 साल?
रेसलिंग में कैसे? देखो पहले मैं बहुत सोचती थी कि अगले 5 साल में मैं वहां रहूंगी, अगले 5 साल में मैं ये करूंगी। अब मेरा कोई रीजन नहीं है। अब मैं जो हूँ आज हूँ, कल मेरी प्रैक्टिस है, मुझे यही पता है कि कल मुझे सुबह प्रैक्टिस करनी है, फिर मेरे को खाना खाना है, फिर मुझे दोपहर को फिर खाना खाना है, शाम को फिर मुझे प्रैक्टिस पे जाना है, आके मुझे सोना है। आगे जो कंपटीशन होएगा फिर मैं उसकी तैयारी करूंगी। अब उसमें जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान की मर्जी है। पर आगे 5 साल मेरा अभी तक का कुछ नहीं है, जो होएगा भगवान के ऊपर है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत करूंगी, क्योंकि ये सोच सोच के ही मैंने अपने अगले 5 साल इस तरह खराब अच्छा, वो कर पहले चुकी थी खराब मैं। किए हाँ थे। जी। नहीं, पर मैं ना ऐसे नहीं कह रहा था कि आप जीतोगे या नहीं, मैं वैसे गेम का पूछ रहा था कि आपका कोई जैसे एम है कि मैं एम ओलंपिक तो के बाद। ओलंपिक का ही है, उसके अलावा तो कोई एम ही नहीं है। अच्छा। जब स्टार्टिंग ही इससे करी है तो हाँ, बिल्कुल ओलंपिक ही बिल्कुल। एम है। पर लेकिन ये है कि अब मेहनत पे सब कुछ वो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ज्यादा सोचने से ना हम बहुत बैक चले जाते हैं। अपनी मेहनत करो। अगर हम 200% अपनी मेहनत करेंगे तो 100% हमारा कुश्ती में आएगा ही आएगा। नहीं, मेरे को लगता है आप ना बहुत सही कह रहे हो कि अब एक दिन का आज का सोच रहे हो, हाँ आज जी। क्या करना है। हाँ जी। आपने बोलो ना 5 साल बाद क्या बनूंगी मैं, हाँ नहीं, जी। वो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। हाँ जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम सोचते कुछ है पर होता कुछ है। हाँ। मैं रेलवे में जॉब चाहती थी, मेरी रेलवे में जॉब भी लगी। मैं चाहती थी कि मैं सीनियर टिकट मतलब सीनियर के उस पे पोस्ट पे जाऊं, मैं उस पे गई। पर लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने आप तहसीलदार बनूंगी, फिर इसमें तहसीलदार भी है, एसडीएम भी है, इसमें डीएम तक की हमारा जो लास्ट है वहां तक का है। भगवान ने मुझे एकदम तहसीलदार की जॉब दे दी। तो सोचे हुए तो भगवान थे, मैं तो अपने डायरेक्शन पे जा रही थी। पर भगवान ने तो सब कुछ पहले से सोच रखा था। तो मेरा सिर्फ एम है, सिर्फ मेहनत करना, हार्डवर्क हार्डवर्क और हार्डवर्क। भगवान अपने आप पहुंचा देगा जहाँ हमें जाना है, क्योंकि वो बताते हैं ना कि सब कुछ फिक्स है। हम्म। पर हम अपनी मेहनत से उसको कर सकते हैं। फिक्स तो अब भी है 5 साल बाद क्या होएगा, पर लेकिन हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि 5 साल बाद क्या होएगा। अब मैं बैठे बैठे 5 साल खाती रहूं पीती रहूं, अपना इधर जाऊं उधर जाऊं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती रहूं, 5 साल बाद क्या होएगा, यही होएगा जो आज है। हम्म। पर अगर अगर मैं जी जान से हार्ड वर्क करूंगी 5 साल बाद, तो फिर वो भगवान को पता है कि क्या होएगा, फिर हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ। मैं तो ये मानता हूँ कि लिखा तो सब कुछ हुआ है, पर क्योंकि हमें पता नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं हाँ जी। कि ये कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे फिर तो जो डर है ना जिस चीज का, वो सच हो जाता है। और अगर मैं मतलब 10-12 साल की होती तो हम सोच सकते थे कि मुझे वो बनना है वो बनना है, बनी हुई तो हूँ हम्म। मैं। बस अब डायरेक्शन पे जाना है अपना, पूरा ईमानदारी से मेहनत करनी है, पूरा ईमानदारी से जो शेड्यूल है हमारा प्रैक्टिस का वो फॉलो करना है, डाइट फॉलो करनी है, फिर सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और एम तो मैंने आपको बता ही बस दिया, ओलंपिक आपने एक है। अर्जुन की आंख वो रख ली ना, मछली की आंख रख ली अर्जुन की तरह, ओलंपिक उसके बाद आज का देखना बस। बस। वो तो मैंने देख लिया, बहुत जी। बढ़िया जी। आपने अपनी नौकरी का अपनी मेंशन किया कि आपको ये बनना था वो बनना था, पर कभी आपको ये भी तो लगा होगा नौकरी करके कि यार चलो मिल गया, उससे शायद ज़्यादा भी मिल गया जो चाहिए था, पर मन तो मेरा कहीं और गेम में ही है। क्योंकि अगर आपका नहीं होता फिर आप बोलते यार अब नौकरी कर लेते हैं, है ना। आप एक बार आप सरकारी नौकरी के पीछे बहुत लोग करते हैं स्पोर्ट्स में जाना कि अब तो पक्की मिल जाएगी। आपने नौकरी मिलने के बाद भी फिर आप कह रहे हो अब मैं स्पोर्ट्स ही करना है, मैंने भी मुझे दोबारा। नौकरी 2019 में मिल गई थी हाँ जी। रेलवे की। हम्म। तो तब भी बहुत लोगों ने बोला कि अब तो नौकरी मिल गई, अब क्या चाहिए ये चाहिए। पर मैं आपको हकीकत बताऊं कि जिस दिन मेरी नौकरी लगी उससे भी 6 महीने तक तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं रेलवे में लग गई हूँ। कहीं हम ट्रेन में जाते थे, मेरा भाई बोलता था बोलना कि तू रेलवे में है। मैंने कहा हाँ मैं रेलवे में हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं रेलवे में थी उस टाइम पे। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने नौकरी के लिए पहलवानी नहीं करी है। मेरा तो टारगेट ही कुछ और है। बिल्कुल। एक बड़ा रेसलर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, एक देश के लिए जीतना, ओलंपिक जाना ना। और मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे 6 महीने तक अर्जुन अवार्ड का भी नहीं पता था। मेहनत मैंने बेशक करी अर्जुन अवार्ड के लिए, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड होता है वो अर्जुन अवार्ड होता है खिलाड़ी के लिए। पर मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे 6 महीने तक मैं ये भी नहीं पता था कि मैं अर्जुन अवार्ड ही हूँ। वो जब मैंने अपने बायो में लगाया, इंस्टाग्राम पे लगाया, फिर जब मेरी लिस्ट बनी जो वो है मेडल की लिस्ट बन रही, उसमें सबसे ऊपर नंबर पे अर्जुन अवार्ड दिव्या काकरान, अब जाके मेरे मुंह पे आया कि अर्जुन अवार्ड दिव्या काकरान। पर लेकिन अगर मैं नौकरी के लिए पहलवानी करती तो नौकरी तक घिसड़ घिसड़ के, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे 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 करके ऐसे पहुंचती। टारगेट इतना बड़ा था कि नौकरी चलते चलते मिल गई, रास्ते में आ गई। इसलिए इसलिए हमारे टारगेट बड़े होने चाहिए। अब ओलंपिक का सपना है मेरा, 5 एशिया की गोल्ड है, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है, और नेशनल के 13-14 गोल्ड मेडल है। वो इसलिए क्योंकि टारगेट ही बड़ा है मेरा। बिल्कुल। अगर टारगेट रहता मेरा रेलवे की नौकरी हम्म। या कोई नेशनल में मेडल, तो नेशनल में मेडल, नेशनल का गोल्ड सोचती, तब जाके ब्राउन या सिल्वर होता। और आप फिर वो भी करते ना कि चल अब तो धीरे धीरे अब आज नहीं कल कर लेंगे, आज आज कल नहीं कर हो ही लेंगे। जाएगा, अब हाँ तो जी। ब्रॉन्ज आ गया हाँ नेशनल तो जी। मिल जाएगी हाँ नौकरी, जी। बिल्कुल।
तो टारगेट जो हमारा होना चाहिए ना हमेशा बड़ा होना चाहिए। और सोचने में क्या जाता है, मेरा मानना ये है कि जो हमारे दिमाग में चलता है ना, मतलब भगवान उसको पूरा जरूर, मतलब हमारे दिमाग में कभी ये तो नहीं आता कि हम मोदी बन जाएंगे, कभी हम ये तो नहीं सोचते कि हम यूएसए के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम ये सोचते हैं हम ओलंपियन बन जाएंगे, हम ये सोचते हैं हम इतने बड़े रेसलर बन जाएंगे, हम ये सोचते हैं हमारे पे इतना बड़ा घर होगा। हमारे दिमाग में वही चीज चलती है जो चीज पूरी हो सकती है, जो चीज पूरी नहीं हो सकती वो तो आती नहीं है खुद ही दिमाग में। कभी हम अब, तो इसलिए जो हमारे दिमाग में चलता है हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं चलता मैं दूसरे देश में जाके जॉब करूं, कभी नहीं चलता, बिल्कुल। क्योंकि पता है दिमाग को पता है कि बनना क्या है तुझे, तो बस उस चीज को फॉलो करने की जरूरत है। अभी मुझे पता है कि टारगेट क्या है, किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी तो लगी लगाई है। अगर आराम की पहलवानी करनी हो तो अपना बैठे रहो, ऑफिस में जाओ, दो रोटी खानी है, देखो लेके तो कुछ नहीं जाना अपने साथ, पर लेकिन बस यही है कि आराम तो फिर पूरी जिंदगी करना है। अभी 4-5 साल है जिस जो लगे हुए हैं बस। बिल्कुल। आपने कभी सोचा कि रेसलिंग के बाद अब अपना अखाड़ा वगैरह खोलोगे? देखो वो तो भगवान की मर्जी है, खड़ा हम तो सोचते ही है, क्योंकि जो छोटी छोटी दिक्कतें मुझे आई है प्रैक्टिस में वो मेरे, जो अगर मैं खड़ा खोलूँ तो और बच्चों को ना आए, जैसे कि अपने वहाँ खोलोगे? हाँ जी अपने वहाँ खोलेंगे। मुजफ्फरनगर? नहीं मुजफ्फरनगर नहीं, दिल्ली में खोलेंगे। दिल्ली में हाँ जी, खोलोगे? अच्छा। दिल्ली में है 2-4, मुजफ्फरनगर में है 2-4 अखाड़े, अब तो वहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, पर लेकिन गांव में इतना स्कोप नहीं है। गांव में कर रहे हैं 2-4 अखाड़े हैं, पर लेकिन मैं ये तो दिल्ली में या नोएडा में जहाँ अच्छा, भी अच्छा, भगवान अच्छा। ने चाहा वहीं खोलेंगे। पर अभी ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं है कि मैं खुद का अखाड़ा खोलूंगी। बस ये है कि कितने ही जने बोलते कि खड़ा खोलना चाहिए, वो तब खोलूंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि हम्म अगर मैं ही वहां नहीं जा सकती तो फिर ये तो नहीं कि सेंटर खोल के छोड़ दो, ऐसे तो आज भी कर सकती हूँ, पर लेकिन प्रॉपर उन बच्चों पे ध्यान देना, जो वो मेरी वजह से ही तो आएंगे, अगर मैं उन्हें नहीं सिखा पाई तो फिर मेरा खड़ा बिल्कुल, खोलने कोई फायदा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे फिलहाल क्वेश्चन तो इतने ही थे। एक छोटा सा और पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक चीज़ जो आप इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में चेंज करना चाहोगे रेसलिंग के बारे में, जो आपको लगता है थोड़ी बुरी है हमारे भारतीय इसमें रेसलिंग में ना, अभी थोड़ी खराब है, शायद ठीक हो सकती है इसमें? देखो अभी कुश्ती में तो कुछ ऐसा है बचा ही नहीं है कि जो मैं कुछ सुधार सकूं, क्योंकि पहले तो ये सोचते थे कि लड़के बन सकते हैं, पर लेकिन अब मैं बताऊं अब तो इतना चेंज हो चुका है कि मैं बता तो रही हूँ कि कुछ बोलने के लायक ही नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये चेंज हो जाए। अब तो पहले लड़कियों को पहलवानी कराते हैं, बाद में लड़कों को कराते हैं। हाँ, अब मेंटलिटी इतनी चेंज हो चुकी है, हमारे अखाड़े में इतनी लड़की आती है, उनकी मम्मी उनको प्रैक्टिस कराने आते हैं, मैं फिर पूछती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप कहाँ से बोलते हो, हम दूसरे पिंड से, यहाँ पे सिर्फ अपनी लड़की के लिए यहाँ पे हाँ, है। आपने देखा वो रोज और सुबह भी आते शाम को सुबह भी भी आते आते। शाम को भी आते, मैंने कहा लड़का की लड़का इसके पीछे पीछे बन जाएगा, ये नहीं कह रहे कि ये अपने भाई के हाँ, पीछे पीछे बनेगी, नहीं भाई बन जाएगा इसके पीछे पीछे। बिल्कुल। तो अब तो मेंटलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, और इस चीज को देख के काफी खुशी होती है। जब भी तो बताया मैंने आपको अंडर 23 में फर्स्ट जो चैंपियनशिप आई लड़कियों की, हाँ, वो लड़कियों की आई है ना कि लड़कों की। अंडर 17 भी वुमेन टीम, अंडर 23 आपने मेरे को बताया 10, मेरे ख्याल 10 और के अब 10 मेडल। ओलंपिक में भी 5 लड़कियां जा रही है, लड़के नहीं जा रहे। अरे अरे, तो लड़कों को उनको तो फॉलो करना हम थोड़ा चाहिए। पीछे हो रखे हैं हाँ जी, कि भाई हमें भी थोड़ा भागना चाहिए अब हाँ इनके जी। पीछे। नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी टाइम बाद मैंने मतलब बोला है तो काफी हमने अच्छा। दिल खोल के बात की है ना, हाँ जी, हाँ जी, पूरा बिल्कुल काफी अच्छा आराम से। लगा, हाँ जी।